अज़ीज़ तलबा, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नावल, और उसमें डिप्टी नज़ीर अहमद के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। तो सभी अपनी किताबें निकालें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 12वीं क्लास की किताब, उसमें सफ़ा नंबर है 15। नावल इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी नया के नया, न्यू। और कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है ये? इतालवी। ज़िंदगी की अक्कासी करने वाले मसले, ज़िंदगी की अक्कासी करने वाले मुसलसल किस्से या कहानी को नावल कहा जाता है। ध्यान रखें, जो कहानी हमारी ज़िंदगी को दिखाए, अक्कासी करे उसको ही हम नावल कहेंगे, लेकिन वो लगातार चले वो किस्सा। अब इसमें एक चीज़ जो जहन में रखनी है, मैंने दास्तान के टॉपिक में भी ये चीज़ बता दी थी कि भाई दास्तान भी तवील और मुसलसल किस्से को दास्तान कहते हैं, उसी तरीके से नावल को कहते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है दोनों? फ़र्क है कि दास्तान में माफूकुल फितरत अनासिर होते हैं, फर्जी किस्से कहानियाँ होते हैं, जबकि नावल में हकीकत की ज़िंदगी से रिलेटेड किस्से कहानी होते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी घटता है, जो कुछ भी होता है, घर गृहस्थी में जो कुछ होता है, हमारी लाइफ में जो कुछ होता है, उसको नावल के अंदर लाया जाता है। तो दास्तान फ़र्क आ गया ना। दोनों का एक चीज़ तो सेम है कि मसलसल और तवील होते हैं, ये तो बात समझ में। हालांकि दास्तान ज़्यादा तवील होती है, ये कम तवील होता है, लेकिन इनमें जो फ़र्क, जो बेसिक फ़र्क है और एक बिल्कुल साफ फ़र्क है, वो फर्जी किस्से होते हैं उसके अंदर। फर्जियों में भी कौन से फर्जी? भूत, जिन्नों, परियों, देवताओं की कहानियाँ। और इसमें हमारी हकीकत की ज़िंदगी से वाबस्ता होते हैं। हम घरों में कैसे रहते हैं, बाहर कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में नावल के अंदर दिखाया जाता है। तो हकीकत की ज़िंदगी की अक्कासी, अक्कासी माने दिखाना। ये कहानी के जदीद सनफ जो दास्तान के बाद मंजर आम पर आए। अब यहाँ कुछ चीज़ समझने की अपने को टॉपिक। जदीद मानी नई, और कदीम पुरानी। तो दास्तान तो हो गई पुरानी, और नावल हो गया अपना जदीद, नया। तो जदीद सनफ़ है उर्दू की, अभी वजूद में आई। दास्तान तो बहुत पुरानी है, लेकिन ये 100-150 साल पहले ही वजूद में आई, तो ये जदीद है। और दास्तान के बाद आई मंजर आम पर। वक्त की ज़रूरत और ज़माने के हालात के सबब नावल वजूद पज़ीर हुआ। वक्त की ज़रूरत के हिसाब से नावल आया। नावल में दास्तान के बरअक्स, नावल में दास्तान के उल्टा, बरअक्स ज़िंदगी की हकीकतों को बेनकाब किया है। ज़िंदगी की जो हकीकतें उनको बेनकाब किया है, जबकि दास्तान में ज़िंदगी की हकीकत नहीं होती, नावल के अंदर होती है। नावल और ज़िंदगी का चोली दामन का साथ है। अगर हमारी लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ लिखी जाएगी नावल के अंदर, हमारी लाइफ से रिलेटेड ही लिखा जाएगा। अगर वो नावल हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड नहीं, फिर उसको नावल में नहीं लाएंगे। नावल सियासी, पॉलिटिक्स के ऊपर लिखा जाता है, समाजी, समाज के ऊपर लिखा जाता है, अखलाकी चीज़ें इंसान के अंदर पैदा करने के लिए नावल लिखा जाता है, इस्लाही, सुधार, इस्लाह माने सुधार करना किसी चीज़ को, तो समाज के अंदर सुधार करना है, इस्लाह करने के लिए भी नावल लिखा है। तारीख़ी, हिस्ट्री के ऊपर भी लिखते हैं। सभी मौज़ूआत पर लिखे गए। जहाँ तक फ़न और टेक्निक का ताल्लुक़ है, नावल में कहानी, इसका मतलब क्या टेक्निक होती है, तो नावल में कहानी, प्लॉट, किरदार, मकाल में पस मंज़र, ज़मानो मका,
मखलूक नुक्ता नज़र ज़रूरी अज्जा हैं, हिस्से हैं। जैसे अपने दास्तान के अज्जा पढ़े थे, ऐसे ही नावल के भी अज्जा हैं, हिस्से हैं। वो चीज़ होंगी तो नावल होगा, वरना नहीं होगा, जो कमोबेश सभी नावलों में मिलते हैं। तो पहला हिस्सा आता है उसका कहानी। नावल का बुनियादी अंसर है, अंसर हिस्सा बुनियादी, बेसिक, यहीं से स्टार्ट होगा। बुनियाद किसी मकान की बुनियाद, नींव, जहाँ से कोई चीज़ शुरू होती है वही उसके बुनियादी हिस्सा होता है। तो ये कहानी, कहानी नहीं होगी तो नावल कहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ नावल का बुनियादी अंसर है कहानी। नावल में कहानी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हाँ, रीढ़ की हड्डी इंसान की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी जिस्म, बॉडी के अंदर रीढ़ की हड्डी सबसे, अगर वही ख़त्म तो इंसान क्या है फिर? कुछ नहीं है, चलती फिरती लाश है, चलता भी नहीं हो, लाश ही हो, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के बाद इंसान चल नहीं पाता। इसी तरीके से कहानी अगर नहीं है तो नावल भी नहीं है। हर अफसानवी सनफ, चाहे वो दास्तान हो, अफसानवी सनफ, अफसानवी सनफ का मतलब क्या है? जिसमें किस्सा हो, कहानी हो। उर्दू की बहुत सारी सनफ है, जैसे गज़ल भी उर्दू की एक सनफ है, लेकिन उसके अंदर कहानी थोड़ी है, अफसाना नहीं है ना। इसी तरीके से मज़मून है, मज़मून के अंदर कहानी नहीं होती, लेकिन दास्तान, दास्तान के अंदर कहानी होती है। नावल, उसके अंदर कहानी होती है। तो उर्दू अदब की जिस सनफ के अंदर कहानी हो, चाहे वो दास्तान हो, नावल हो, मुख्तसर अफसाना हो, ड्रामा, ड्रामे के अंदर भी कहानी होती है ना, सभी में कहानी उसका अहम हिस्सा होती है। समझ गए? ज़रूरी हिस्सा, लाजमी हिस्सा। नावल में हकीकी ज़िंदगी की कहानी पेश की जाती है। कदीम ज़माने से ही इंसान किस्से कहानियों में दिलचस्पी लेता रहा है, लेकिन वक्त के साथ उसके रूप बदलते रहे। हर कहानी में इब्तिदा होती है, दरमियानी हिस्सा नुक्ताए उरूज होता है। नुक्ताए उरूज, जो बात हम कहना चाहते हैं ना, उसका उरूज, मतलब अब बिल्कुल उसका ऊपर का हिस्सा, उरूज, ऊंचाई पे, मतलब वो अब ऊपर पहुंच गया, उसके बाद तो ख़त्म होना है। जैसे हम किसी गुब्बारे में सांस भर दें और गुब्बारा फूलता फूलता फूलता, उसको उरूज एकदम जितना बाद में फटना है, ऐसा ही उरूज में। तो कहानी का जो नुक्ता नज़र, पॉइंट होता है ना, वो उसका उरूज होता है। यानी कहानी के अंदर जो हम बात कहना चाहते हैं, नावल के अंदर हम जो बात कहना चाहते हैं ना, वो बात नुक्ता उरूज, नुक्ता नज़र है। दरमियानी हिस्सा नुक्ता उरूज होता है, तो बीच का हिस्सा नुक्ता उरूज है। नुक्ता, पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम बात करना चाहते हैं उसका ऊंचा होना, बिल्कुल एकदम जो बात कहना चाहते हैं वो बीच के हिस्से में टॉपिक हो जाएगी, तो उसके बाद उसका इख्तिताम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर कहानी का अंजाम पर ख़त्म होती है। कहानी में दिलचस्पी को बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। सही बात है, अगर दिलचस्पी नहीं होगी तो कौन पढ़ेगा फिर कहानी। नावल का दूसरा हिस्सा आता है अज्जा, जुज़। अज्जा तो जमा है किसकी? जुज़ की। प्लॉट, प्लॉट में वाक़यात को, अब प्लॉट मैंने उस दास्तान वाले उसमें भी बताया था कि जिस चीज़ पर हम लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पर हम लिख रहे हैं, वो उसका क्या कहलाता है? प्लॉट कहलाता है। और वाक़यात को एक के साथ एक बांध देना, ये भी एक प्लॉट है। और सर देखो, नावल, कहानी में तो एक ही वाक़यात चलते, कहानी में भी 2-4 वाक़यात चलते रहते हैं, ऐसे ही नावल के अंदर बहुत सारे किस्से चलते रहते हैं। तो एक के बाद एक किस्से को सिस्टमेटिक ढंग से रखना, ये प्लॉट होता है। वाक़यात को तरतीब के साथ पेश किया जाता है। मैंने भी बोला सिस्टमेटिक ढंग से वाक़यात को जमाना, तो प्लॉट में वाक़यात को तरतीब के साथ पेश किया जाता है, जिसमें रब्त का होना ज़रूरी है। रब्त, लगातार चलना, कोई बैरियर नहीं आए, कोई अवरोध नहीं आए, कोई ब्रेकर नहीं आए, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम पैदा नहीं हो, बस एक के बाद एक चलता रहे। ये नहीं कि सब चल रहा है कहीं और चले गए, ऐसा नहीं है, एक के बाद एक चलता रहे। ये रब्त,
तो प्लॉट में वाक़यात को तरतीब के साथ पेश किया जाता है। अगर तरतीब के साथ पेश नहीं है, बेढंगेपन से है, तो फिर वो प्लॉट नहीं है। रब्त का होना ज़रूरी है, फिर लगातार चलना चाहिए रब्त। कहानी में मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं। एक वाक़े का दूसरे वाक़े पर जो असर पड़ता है उसको नुमायाँ किया जाता है। प्लॉट दो तरह के होते हैं, एक मरबूत प्लॉट, दूसरा गैर मरबूत प्लॉट। मरबूत प्लॉट में गैर अहम वाक़यात और किरदारों को बड़े पैमाने पर पेश नहीं किया जाता, बल्कि ज़रूरी और अहम वाक़यात किरदारों को फ़ौक़ियत दी जाती है। गैर मरबूत प्लॉट वो होते हैं जिसमें बेशुमार वाक़यात और किरदार बेतरतीब अंदाज में मौजूद रहते हैं। मरबूत जुड़ा हुआ, मजबूती के साथ, वो मरबूत जुड़ा हुआ, और गैर मरबूत नहीं जुड़ा हुआ। तो गैर मरबूत अल्फाज से ही दिख रहा है, लफ्ज़ से ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है लफ्ज़ से? कि मरबूत होगा तो एकदम हर वाक़यात एक दूसरे से जुड़ा होगा, और गैर मरबूत है तो इसका मतलब वो वाक़यात से जुड़ा नहीं होगा, कहीं बेतरतीब बेढंगेपन से होगा। तो प्लॉट दो तरीके के हो गए, मरबूत और गैर मरबूत। अब आता है किरदार। तो किरदार नावल में हकीकी ज़िंदगी के जीते जागते चलते फिरते किरदार होते हैं। तो हकीकी ज़िंदगी के जीते जागते चलते फिरते किरदार, सही बात है। जब हकीकी ज़िंदगी पे लिख रहे हैं तो किरदार भी हकीकत पर ही मबनी होंगे, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें नज़र आता है। सही, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब किरदार हैं। टीचर, उस्ताद हो, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, जो भी, रिक्शा चलाने वाला हो, ड्राइवर हो, वो नॉवेल के अंदर होते हैं। नॉवेल के किरदारों की खूबी इस बात पर मुनहसर है कि वो ऐसे जीते जागते हों कि हम उन्हें हकीकी इंसान समझ लें। जैसे नज़ीर अहमद का नावल मिरातुल उरूस में असगरी और अकबरी का किरदार, तौबतुन नसूह में मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का किरदार, मिर्ज़ा हादी रसवा के नावल अमराव जान में अमराव जान अदा का किरदार। अमराव जान अदा है उसके अंदर, वो क्या करती है क्या नहीं करती उस हिसाब से। ऐसी ज़ाहिरदार बेग है तौबतुन नसूह में, तो उसमें ज़ाहिरदार बेग कैसा है, कैसा आदमी है, वो उसके अंदर है। वो जो टॉपिक है ना, वो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड लगते हैं कि ये सब ये हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड हो रहा है, कि ये सब ये हमारी ज़िंदगी से वाबस्ता है। तो ये तो हमारी ज़िंदगी में घटता है, बंदा तो ऐसा है। गाँव में दिख जाएंगे ऐसे लोग हमको। इतने हकीकी मालूम होते हैं, उन पर फर्जी और ख्याली होने का गुमान तक नहीं होता। इतने सच्चे किरदार होते हैं, ऐसा लगता है कि तो हमारे आसपास घटनाएं जो हो रही हैं, ये हमारे आसपास ऐसे लोग रहते हैं। किरदार दो तरह के होते हैं, रुखी और दूसरा पहलूदार राउंड किरदार जो कहानी को मुकम्मल बनाते हैं। अब रुखी, अब इसी में क्लियर दिख रहा है फ्लैट, और एक होता है घुमावदार किरदार, तो उलझे हुए किरदार, जैसे समझ में नहीं आता ये अभी क्या है, कल थोड़ी देर बाद क्या बन जाएगा। और एक होते हैं फ्लैट है, जिनका पता रहता है कि साहब ये तो ऐसे ही है, शुरू में भी ऐसे दिखे, बाद में भी ऐसे दिखे, और आखिर में भी वो ऐसे ही। जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं घरों के अंदर, तो वो उनका किरदार शुरू में भी ऐसा ही, बाद में वैसा। ऐसा बुजुर्गों का किरदार कैसा होता है, तो जो नावल के अंदर जो बुजुर्ग दिखेंगे वो ऐसे ही दिखेंगे, लेकिन कुछ राउंड और होते हैं। अगर इन बुजुर्गों में भी हम राउंड करना चाहें तो घुमाव पेचीदा हो जाते हैं कि पता नहीं ये बुजुर्ग कैसा है, क्या कर रहा है कुछ। तो उसमें फ्लैट एकदम सीधे किरदार जो समझ में आ जाते हैं, और एक घुमावदार कहानी को मुकम्मल बनाता है। मकालमा बातचीत, किरदारों, भाई किरदार जब हैं तो वो आपस में बातचीत तो करेंगे ना, तो बातचीत करेंगे, उसी बातचीत को मकालमा है। तो किरदारों के दरमियान आपसी गुफ्तगू और बातचीत को मकालमा, उनके बीच में आपसी बातचीत होंगी उन कैरेक्टर के अंदर, पात्र के अंदर, तो उसको मकालमा कहते हैं। मकालमा फितरी और किरदारों के हस्बे मरातिब होने चाहिए। सही बात है, अगर आप नावल लिख रहे हैं तो फितरी मकालमा होना चाहिए। ऐसा नहीं उटपटांग बातें लिखती, नहीं, जो नेचुरल चीज़ें हैं वही लिखें, जो कुदरती बातें हैं वही। किरदार जिस हैसियत और तबके से ताल्लुक़ रखता है उसी के मुताबिक मकालमे लिखे जाए। सही बात है। अब एक आदमी अमीर है, अब उसके जो बोलने चाल के जो वर्ड होंगे वो अमीरों जैसे ही होंगे कि गरीबों जैसे होंगे।
अब गरीब का तो भैया नहीं है हमारे पास, एक पैसा नहीं है, यही होगा ना। अब अमीर से ही बोलवाओ सब, बहुत बड़ा अमीर आदमी, और उसको तुम ये बोलो भैया मेरे पास है, ऐसा नहीं होगा। अमीर आदमी तो उसी हिसाब से, मेरे पास इतना पैसा है और मैं चाहूँ तो ये कर दूँ, मैं चाय जिसको खरीद सकता हूँ। तो अमीरों के डायलॉग भी ऐसे होते हैं, डायलॉग मकालमा, वही मकालमा डायलॉग। जैसे बादशाह के मकालमों से उसके शाही मर्तबा और गुलाम के मकालमों से उसकी आजिज़ी और इनकिसारी ज़ाहिर होती है। सही बात है, बादशाह का है तो उसका जला दिखना चाहिए, सब बादशाह है, और जब गुलाम है तो गुलाम के हिसाब से होना चाहिए ना, झुका हुआ सब ये है। सही बात, एकदम उसी अंदाज के आपके मकाल में होना चाहिए। अब गुलाम अगर तुमको गुलाम की झुके नहीं, गुलाम अक्कड़ में रहे, वो गुलाम थोड़ी कहलाएगा। तो उसके मकाल में उसके बातचीत का जो तरीका है वो भी उसी हिसाब से लिखे जाते हैं। आला, मुतवस्सत और अदना। आला ऊंचा, मुतवस्सत मध्यम बीच का, और अदना मनी छोटा। सभी तबके के किरदार कहानी का हिस्सा होते हैं। हमारे समाज को 3 पार्ट्स में बांटा गया। आज समाज अभी कितने पार्ट्स में बटा हुआ है फिलहाल, लेकिन जो अगर सारी चीज़ों को छोड़ दें तो समाज इकोनॉमी का आधार पर, माशी एतबार से, माशी मतलब पैसों की हालत के एतबार से समाज 3 पार्ट्स में, एक तो वीआईपी ऊंचा उच्च वर्ग आला, एक है मध्यम वर्ग बीच का मुतवस्सित, और एक है अदना छोटा गरीब। ये 3 तो ये सभी होते हैं हमारे समाज में, ये चीज़ होते हैं, नॉवेल के अंदर भी होंगे। नॉवेल निगार को अच्छे मकाल में लिखने के लिए ज़बान और बयान पर कुदरत होना बहुत जरूरी है। अगर आप नॉवेल लिखना चाहते हैं, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि कोई तो लिखेगा ना, या नहीं लिखेगा, लिखेगा भाई, तो वो लिखे तो कैसे लिखे, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, कौन सी चीज़ें उसके नॉवेल के अंदर होना चाहिए, वो चीज़ें हैं। तो ना ज़बान और बयान पर कुदरत होना चाहिए, आपको ताकत होना, उस पर आपकी क्षमता होना चाहिए। कुदरत मतलब आप कंट्रोल में होना चाहिए, आप बहुत महारती होना चाहिए उस चीज़ के, ज़बान के और बयान के। एक तो ज़बान का मतलब उसके वर्ड्स, ज़बान अल्फाज, अमीर जो वर्ड बोलते हैं वो उर्दू में उनको क्या बोलते हैं, गरीब जो बोलते हैं उनको उर्दू में क्या कहते हैं। तो ज़बान पे कंट्रोल होना चाहिए, आपका पाव पूरा परफेक्ट होना चाहिए। इसी तरीके बयान, अंदाज, बयान करने का जो अंदाज है वो बेस्ट होना चाहिए। कोई भी नावल निगार जब लिखता है तो ज़बान पर भी बयान, आपके पास वर्डिंग्स हैं, लेकिन वर्डिंग्स को आप शब्द हैं, अल्फाज हैं, अब उनको जमाएं कैसे। तो ये चीज़ खाली ज़बान से भी काम नहीं चलता। आपके पास बयान है वो भयंकर तरीके से, लेकिन आपका अल्फाज नहीं मिलते तो भी नहीं। तो इसलिए कोई भी नावल निगार उस पर ज़बान और बयान पर कुदरत हासिल होना चाहिए। 5वां ज़मान व मकान। ज़मान व मकान सीधा सीधा है, जगह और टाइम। ज़माना टाइम, मकान जगह। तो ज़मान व मकान का मतलब टाइम जगह, हालात और वाक़यात भी इसको कहते हैं। तो नावल में कहानी को समझ रही उसका पस मंज़र, पस मंज़र का मतलब बैकग्राउंड, ये कहानी कैसे माहौल में घटित हुई थी, ये घटना कब घटित हुई थी, कैसा माहौल था वो उसका बैकग्राउंड होता है, पस मंज़र होता है, किस मंज़र पर, किस दृश्य पर घटित हुई थी, वो पस मंज़र है। माहौल और ज़मान व मकान का अहम रोल होता है। किरदार किस माहौल का परवरदा है, कैसे माहौल में रहता है हमारा किरदार, किस्से में पेश आने वाले वाक़यात किस मकाम और ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सा मकाम था, कौन सा ज़माना था, कौन सा वक्त था जिससे ये ताल्लुक़ रखते हैं। गर्ज नावल न सिर्फ अपने दौर की नुमाइंदगी करते हैं, अपने टाइम की नुमाइंदगी करते हैं, अपने टाइम की चीज़ें बताते हैं, बल्कि उस दौर की तहज़ीब व माशरत, वो अपने टाइम की चीज़ें नहीं बताते, उस दौर की क्या तहज़ीब और माशरत थी, क्या माशरे में लोग कैसे रहते हैं, क्या उनके अंदर तहज़ीब थी, क्या उनके अंदर अखलाक थे, कैसे वो खाते थे, कैसे पीते थे, उनका रहन सहन क्या था, उनका मज़हब क्या था, वो किस अक़ीदे को फॉलो करते थे, कौन से धर्म को मानते थे, क्या मानते थे, वो सारी चीज़ दिखाते हैं। तो तहज़ीब व माशरत, अखलाकी इक़दार की झलक भी उनमें देखी जा सकती है। चूँकि नावल हकीकत पर मुबनी होते हैं, टॉपिक समझें, नावल हकीकत पर मुबनी होते हैं,
इसलिए उनका माहौल, पस मंज़र और ज़मान व मकान भी इतने ही हकीकी। उस वक्त का माहौल, हालात, पस मंज़र, हालात, बैकग्राउंड, जो किस माहौल में लिखा गया था वो, इसलिए उनका माहौल, पस मंज़र, ज़मान का भी इतने ही हकीकी। जब हकीकत की ज़िंदगी पर होते तो माहौल भी ऐसा हकीकत वाला ही दिखाया जाएगा, फर्जी माहौल तो नहीं दिखा सकते ना भाई। हम जिस माहौल में रह रहे हैं, आज अपन अपना नावल लिखते हैं, मैं जिस माहौल में रह रहा हूँ भाई, मैं टीचर हूँ या कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर कैसे माहौल में रहता है, उस तो डॉक्टर कैसे माहौल में रहता है, वहाँ अस्पताल दिखाना पड़ेगा ना। ऐसी टीचर है तो स्कूल से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो ये इतने हकीकी होते हैं, अपन को हकीकी लगेंगे क्योंकि दिखाना भी वही है। तो ज़माना और मकान, टाइम और जगह, हालात और वाक़या, तो वो भी इतने ही हकीकी होते हैं नॉवेल के अंदर। उस्लूब, नॉवेल में उस्लूब की अहमियत से इनकार नहीं किया जाता, इस पर नॉवेल का कामयाबी इन्हिसार होता है। मुसन्निफ़ का उस्लूब बयान ही उसकी पहचान बनता है। हर सनफ़ अदब का उस्लूब मुनफरिद होता है। नावल में वाक़यात की तरतीब हो या किरदारों का इर्तिक़ा या किस्से में दिलचस्पी का अंसर, सब नावल निगार की बेहतरीन उस्लूब निगारिश का नतीजा होते हैं। उस्लूब लिखने का तरीका, ढंग, तो नावल में इसकी बहुत अहमियत है, लिखने के तरीके की, ढंग की, उस्लूब, तहरीर, लिखना, उसका तरीका, अब इसको लिखना भी बोल सकते हैं, लिखने का तरीका, वो एक ही बात है। नावल में तो उसके इनका, इस पर नावल की कामयाबी का निशान, जिस अच्छे उस्लूब से लिखा जाएगा, लिखने का उस्लूब बेहतर होगा, तरीका बेहतर होगा, वो नावल उतना ही अच्छा होगा। तो इन्हिसार, उस पर बहस, अगर जितना अच्छा लिखोगे उस पर दारोमदार, जैसा अपन कहते हैं दारोमदार, वो इन्हिसार। मुसन्निफ़ का उस्लूब बयान ही उसकी पहचान बनता है। हर सनफ़ अदब का उस्लूब मुनफरिद होता है, अलग होता है। हर सनफ़ अदब, सबका लिखने का तरीका अलग अलग है। कोई भी उर्दू अदब के अंदर हर सनफ़, चाहे अफसाना हो, नावल हो, ये सनफ़ है। उर्दू अदब जिन जिन चीज़ों में लिखा जाता है उनको सनफ़ कहते हैं, प्रकार उर्दू अदब का। तो नावल हो, ड्रामा हो, और अफसाना हो, गज़ल हो, नज़म, सबका अलग अलग तरीके, मज़मून हो, ख़ुतूत हो, सबके अपने अपने तरीके हैं। नावल में मुनफरद मतलब अलग अलग। नावल में वाक़यात की तरतीब हो या किरदारों का इर्तिक़ा, या तो वाक़यात को तरतीब देना एक के बाद एक, या इर्तिक़ा, शुरुआत या किस्से में दिलचस्पी का अंसर, सब नावल निगार के बेहतरीन उस्लूब निगारिश का नतीजा होता है। चाहे इंसान कुछ भी लिख रहा हो नावल के अंदर, किरदारों को सामने ला रहा हो, तो वो सब बेहतरीन उस्लूब निगारिश का नतीजा होते हैं। उस्लूब निगारिश में लिखने का तरीका, नुक्ता नज़र, पॉइंट, ये है पॉइंट। मैं सारी बातें करूँगा पर मैं उसके अंदर बताना क्या चाहता हूँ, एक पॉइंट होता है ना। मैं बहुत लंबा किस्सा लिखता जाऊँ, लेकिन उसके अंदर मैं कुछ तो बताना, एक पॉइंट, आखिर में इसको दिखाना क्या चाहता, ये नुक्ता नज़र कहलाता है। नावल निगार ज़िंदगी के जिस पहलू को किरदारों के ज़रिए कारी तक पहुंचाना चाहता है, कोई एक पॉइंट है, पहलू, कि इसमें लिखने का मेरा मकसद क्या है, उसको किरदारों के ज़रिए कारी में पढ़ने वाले तक पहुंचाता है। उसमें उसका नुक्ता नज़र वाज़ेह तौर पर सामने आ जाता है। सही बात है, नुक्ता नज़र आएगा तभी तो लिख रहा है इंसान, उससे कुछ देना चाह रहा है। जैसे नज़ीर अहमद के नावल में उनका इस्लाही नुक्ता नज़र साफ नज़र आता है। उनका, नज़ीर अहमद का नुक्ता नज़र क्या होता है, इस्लाह, सुधार हो, समाज के अंदर बेदारी आए, लोग सुधरें, वो उनका एक नुक्ता नज़र है। वो अपने नावल के ज़रिए ये चीज़ देना चाहते हैं। कुछ लोग सियासत पर लिखेंगे तो उनका नुक्ता नज़र क्या है कि सियासत के अंदर ये हो, तो ये नुक्ता नज़र कहता, पॉइंट, पहलू।
अमराव जान अदा के किस्से को पढ़कर हमें अंदाज़ा होता है कि इंसान बज़ाते खुद राह रास्त पर होता है, लेकिन हालात और वाक़यात भी उसे बुरे रास्ते पर ले जाते हैं। अमराव जान अदा जो नावल है उसको अगर हम देखेंगे, उसका नुक्ता नज़र क्या था कि इंसान चाहे कितना भी अच्छा हो, राह रास्ते पर होता है, सही रास्ते पर होता है, लेकिन हालात और वाक़यात भी उसको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। कितना अच्छा बात बताई गई है उसके अंदर। तो हम भी जब नावल लिखें तो उसके अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि हम क्यों लिखना चाहते हैं, हम इससे क्या, लोगों को क्या बताना चाहते हैं। नावल का इर्तिका। उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ नज़ीर अहमद से माना जाता है। ये इसमें जोड़ दिया है, ये अलग से है। ये तो इर्तिका है कि भाई कब शुरू हुआ। इर्तिका कैसे शुरुआत की, सफ़र की शुरुआत होता है। उर्दू में शुरुआत हुई, फिर उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, ये उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ नज़ीर अहमद से माना जाता है। ये चीज़ दिमाग में डालना। नावल निगारी किसने शुरू की? नज़ीर अहमद। उनका नावल मिरातुल उरूस जो कि 1869 में लिखा गया, याद रख लीजिए, पहला नावल था मिरातुल उरूस उर्दू अदब का, और शुरुआत भी वहीं से मानी जाती है। लिखा किसने था? नज़ीर अहमद ने। तो 1869 में लिखा गया, उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता। नज़ीर अहमद ने मुतवस्सित तबके के मुस्लिम घरानों की माशी और अखलाकी ज़िंदगी पर गौर किया। मुतवस्सित तबका मतलब मध्यम वर्ग, बीच का वर्ग, ना गरीब ना अमीर, बीच का। तो मुस्लिम माशरे में, मुस्लिम समाज की लोगों को उस नावल के अंदर जगह दी। माशी, पैसे की हालत, पैसे से रिलेटेड उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको, और अखलाकी, क्या उनके अखलाक हैं, क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं, ज़िंदगी पर गौर किया और उसके इस्लाह का बेड़ा उठा। इस्लाह में सुधार का। मिरातुल उरूस, बनातुन नाश, तौबतुन नसू, फसानाए मुब्तिला, इब्नुल वक्त, अय्यामी, रुयाए सादिका उनके मशहूर नावल हैं। किनके? डिप्टी नज़ीर अहमद। अब उनसे ही नावल की शुरुआत मानी जाती है। मिरातुल उरूस उनका पहला नावल था, 1869 में वो लिखा गया। पंडित रतननाथ सरशार का मशहूर नावल फसानाए आज़ाद है। कौन सा नावल? फसानाए आज़ाद। किनका? पंडित रतननाथ सरशार का मशहूर नावल फसाना, जिसमें लखनऊ तहजीब व मुआशरत की अक्कासी की। लखनऊ के अंदर कैसी तहजीब है, क्या वहाँ का समाज मुआशरा कैसा है, वो उसके अंदर दिखाया पंडित रतननाथ सरशार। जामे सरशार, शेरे कोसार, कामनी, कड़म धड़म उनके नुमाइंदा नावल। किनके? पंडित रतननाथ सरशार। अब्दुल हलीम शरर ने कामयाब तारीख़ी नावल लिखे। फिरदौस बरी, मंसूर मोइना उनके मशहूर नावल। मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नाम उनके शाहकार नावल अमराव जान अदा की वजह से अदबी हलकों में मशहूर हुआ। ये एक बेहतरीन नावल है जिसमें नफ्सियाती तज्ज़िया भी मौजूद है और लखनवी तहजीब भी। आपने ज़ाते शरीफ, शरीफज़ादा, अख्तरी बेगम, अफशाए राज नावल लिखे। किन्होंने? मिर्ज़ा हादी रुस्वा। प्रेमचंद उर्दू के मशहूर और कामयाब नावल निगार, मुंशी प्रेमचंद। ध्यान दीजिए, प्रेमचंद अफसाना निगार भी, नावल निगार भी, तो मशहूर भी हुए और कामयाब भी हुए इस चीज़ नावल निगारी में। उन्होंने समाजी मसाइल, समाज के जो प्रॉब्लम्स हैं, मसले हैं, उन पर लिखा। देही ज़िंदगी, गाँव की ज़िंदगी कैसी होती है उस पर भी लिखा। ये एक बैत और हकीकत निगारी को नावल में जगह दी। हकीकत निगारी, और सही बात है, नावल के अंदर हकीकत निगारी को ही जगह मिलनी चाहिए ना, तभी तो वो नावल कहलाएगा। उन्होंने बहुत से नावल लिखे, बहुत सारे नावल लिखे। उनमें जलवा इसार, बाज़ार हुस्न, गोशाए आफियत, गबन,
निर्मला, पर्दाए मिजाज, चौगान हस्ती, बेवा, मैदान अमल, गौदार शामिल। ये किन की नॉवेल है? मुंशी प्रेमचंद के। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 में हुआ। तरक्की पसंद तहरीक का मतलब भाई नाम से ही जाहिर हो रहा है, तरक्की को पसंद करने वाले लोग। तरक्की किस में? तरक्की उर्दू अदब में, साहित्य में, लिटरेचर के अंदर तरक्की, नई नई चीज़ें लाए हुए। जैसे आज़ाद नज़म पहले नहीं थी, फिर ये लोग लेकर आए तरक्की पसंद शायर, जिसने अदब को ज़िंदगी से करीब तक कर दिया। उर्दू अदब को और ज़िंदगी से मतलब वहाँ जो टॉपिक्स लिखे जाते थे, जो चीज़ लिखी जाती थी, वो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड ही लिखी जाने लगी। नज़म तक भी हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड लिखी जाने लगी। और नावल को बाज़ नए रुझानात से रोशनास कराया, नई नई चीज़ें लेकर आए नावल के अंदर। उस दौर में जो नावल लिखे गए उनमें सज्जाद ज़हीर का लंदन की एक रात, काजी अब्दुल गफ़ार का लैला के खतूत, इस्मत चुगताई का टेढ़ी लकीर और क़ुर्रतुल ऐन हैदर का आग का दरिया, कृष्ण चंद्र का शिकस्त और अजीज़ अहमद का गुरेज काबिल ज़िक्र है। उनका ज़िक्र के काबिल, उनका ज़िक्र किया जाना चाहिए, इतने अच्छे हैं। मतलब कृष्ण चंद्र ने अपने नावलों में इश्तराकी ख़यालात को पेश किया। कम्युनिज़म यानी जिला, इस पे बाद में टॉपिक पे बाद में बात होगी। इश्तराकियत अलग ही टॉपिक है। इसको सीधा सीधा मैं जो समझाना चाहूँ अगर एक 12वीं क्लास के बच्चे के हिसाब से, तो इश्तराकी यानी कम्युनिज़म ये क्या है? हालांकि समाज को अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं, लेकिन ये खुदा को भी नहीं मानते। खुदा को मानने से कि भाई खुदा है ही नहीं, ये लोग ऐसा सोचते हैं कम्युनिस्ट। तो इश्तराकी ख़यालात को पेश किया। वहीं इस्मत चुगताई ने मुतवस्सित घरानों के लड़के लड़कियों के जिनसी मसाइल को, जिनसी मसाइल, एक लड़का और लड़की की क्या प्रॉब्लम्स, क्या मसले हैं, मौजू बनाया। क़ुर्रतुल ऐन हैदर का मुताला बहुत वसी था, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। मतलब सही बात, जब नॉवल लिख रहे हो तो बगैर पढ़े तो नॉवल नहीं लिखे जाएंगे। हमको और लोगों की किताबें पढ़ना चाहिए, तभी हम एक अच्छे राइटर बनने के लिए जो लोगों ने हमसे पहले लिख दी है या अब लिख रहे हैं, उनकी किताबें पढ़ना चाहिए, तभी हम एक अच्छे नॉवल निगार, एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। तो उनका मुताला मतलब पढ़ना, किताबों को अध्ययन करना बहुत वसी था। उन्होंने नई तकनीक शऊर की रो से मुतारफ़ कराया और उससे अपनी नॉवलों बखूबी बरता। आग का दरिया उनका मशहूर नॉवल है। तक़सीम मुल्क के बाद इन हालात का अक्स उस औद की तख्लीक़ात में देखा। तक़सीम मुल्क भारत और पाकिस्तान का अलग होना 1947 में, तो उस टाइम जो नॉवल लिखे गए वहाँ उस टाइम की जो चीज़ें घटना हुई वो उस टाइम जो नॉवल लिखे गए उनमें दिख जाती है। तो नॉवल का यही मामला है ना कि जिस माहौल में लिखे गए थे वही माहौल हमको नॉवल में दिखता है। इस दौर में अब्दुल्ला, अब जैसे माना कि कोई कहेगा साहब 47 में क्या क्या हुआ था, तो कुछ लोग झूठ बोलेंगे, कुछ लोग उस टाइम जो नॉवल लिखे गए थे उनको भी पढ़ लेना चाहिए, लेकिन उनसे कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं। हालांकि वो सच्चाई पर मुबनी नहीं हो सकते, लेकिन सच्चाई पर मुबनी कहें या कह लें, मतलब उनको ये कहेंगे अपन कि उस ज़माने में ऐसा हुआ होगा। वाक़या सच्चा नहीं होगा, कहानी सच्ची पर हकीकत पर मुबनी होगी, मतलब ऐसा हुआ होगा, समझे? तो वो चीज़ यहाँ दिखाई जाती है। उस दौर में अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें, शौकत सिद्दीकी का खुदा की बस्ती, खतीजा मस्तूर का आंगन, हयातुल्लाह अंसारी का लहू के फूल, राजेंद्र सिंह बेदी का एक चादर मैली सी, बलवंत सिंह का मामूली लड़की, काजी अब्दुल सत्तार का शब गजीदा, महेंद्र नाथ का अरमानों की सेज, जमीला हाशमी का तलाश बहारा,
जीलानी बानो का ईवान गज़ल, अनवर सज्जादा का खुशियों का बाग, इंतज़ार हुसैन का बस्ती, सलीम अख्तर का ज़ब्त की दीवार जैसे नावल मंजर आम पर आए। देखो, सच्ची और हकीकी इनमें थोड़ा फ़र्क समझा। सच्चा का मतलब है मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हुई उसको यूं का, जैसे MS धोनी के ऊपर कोई फिल्म बनी और उसके अंदर उसकी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ रिलेटेड आई वो सारी की सारी यूं की हुई पेश कर दिया, तो वो तो सच्ची कहानी, समझे मेरी बात। लेकिन किसी और को करेक्टर बना के और धोनी की लाइफ से रिलेटेड लिखते हो, पता नहीं रहता साहब ये धोनी पर है, पर उसके अंदर जो वाक़यात हुए तो वो हकीकत के वाक़यात। अब एक गुंडा 50 आदमियों को मारता है तो वो हकीकत बात नहीं है, पर ये बात सच है, ये सच्ची है कि एक आदमी लोगों को मारता है, ये बात तो सच है। लेकिन हकीकत कि 50 आदमियों को एक साथ मारा तो वो हकीकत नहीं होता, समझे मेरी बात। तो ऐसे ही कोई नॉवेल मैंने उस टाइम पे लिखा, थोड़ा बारीक समझना, मैं इशारों में भी बात समझने की कोशिश करें। तो उस टाइम पे जो नॉवेल लिखे गए उनमें तकसीम हिंदुस्तान के वक्त, तो उनमें चलो सच्चाई तो नहीं होगी कि साहब जिसके बारे में लिखा वो आदमी है या वो आदमी था, पर ऐसा हुआ था ये तो हो सकता है ना, तो हकीकत तो हो सकती है ना, हाँ ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि नॉवेल हकीकत की ज़िंदगी पर ही लिखे जाते हैं। माना कि उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए, तो हुए ना परेशान। अब उसके अंदर कैरेक्टर सा अब्दुल सत्तार लिख दिया, तो अब्दुल सत्तार, ये सच ना कि अब्दुल सत्तार था, लेकिन ये तो सच था ना कि उस वक्त लोग परेशान हुए, तो ये चीज़ समझे आप कि नॉवेल हकीकत की ज़िंदगी पर होते हैं। हुआ तो ऐसा ही है, लेकिन वो जो किरदार है वो सच्चे है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, वो कहानी सच्ची है नहीं है, लेकिन हुआ ऐसा ही था। समझ रहे ना मेरी बात। जैसे ट्रेनें गई भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आए उस टाइम 1947, तो ये तो सच है। लेकिन उन ट्रेनों के अंदर बैठे साहब, उसने लिख दिया साहब के अब्दुल रहीम रहमान ये उसमें बैठकर जा रहे थे, तो कुछ ज़रूरी नहीं है अब्दुल रहमान, कोई और हो सकता है। तो ये चीज़ हमको थोड़ी बारीकी समझनी है। तो उस ज़माने की नॉवेल को अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाएंगी इस वक्त क्या हुआ था, और हम ये भी मानेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो हकीकत पर लिखे गए नॉवेल, उस टाइम पे क्या क्या हो रहा था वो सारी चीज़ें वहाँ मिल सकती हैं।